हमारा टॉपिक चल रहा था प्रीडिकेट्स एंड क्वांटिफायर। लास्ट लेक्चर में हमने प्रीडिकेट्स को पढ़ा और उसके रिलेटेड एग्जांपल्स को सॉल्व किया और आज हम पढ़ेंगे क्वांटिफायर, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इससे रिलेटेड एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। प्रोपोजिशनल लॉजिक या फिर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से रिलेटेड अगर आप कोई भी लेक्चर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वांटिफायर। सबसे पहले आप क्वांटिफायर की डेफिनेशन देख लेंगे। क्वांटिफायर्स होते क्या हैं? क्वांटिफायर्स आर दी वर्ड्स, ये कुछ वर्ड्स होते हैं। यानी क्वांटिफायर्स की जब पहचान करते हैं हम तो वो वर्ड्स के ज़रिए करते हैं। अब वो वर्ड्स कौन से होते हैं? ये क्वांटिटीज़ को बताते हैं वर्ड्स, ठीक है। क्वांटिटीज़, आप इस वर्ड को समझेंगे जैसे हम कहते हैं किसी चीज़ की क्वांटिटी बताने के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं सम, यानी कुछ, फ्यू थोड़ा सा, ठीक है, ऑल तमाम, यानी ये क्वांटिटी को बता रहा है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ ऑल, तो मैं कहूँगी ऑल बुक्स, इसका मतलब तमाम बुक्स। अगर मैं कहती हूँ सम तो इसका मतलब है कुछ बुक्स चाहिए, ठीक है ना। फ्यू बिल्कुल कम मिकदार को कहते हैं, एक दो को, इस तरह से, ठीक है। एंड नन, नन का मतलब होता है कोई भी नहीं, ठीक है। तो ये हमें क्वांटिटी को बताते हैं, इसी वजह से इसका नाम क्वांटिफायर है। एंड इंडिकेट्स हाउ फ्रिक्वेंटली अ सर्टेन स्टेटमेंट इज़ ट्रू, और हमें ये भी बताते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगी, यानी उसकी ट्रूथ वैल्यूज़ भी बताते हैं। तो क्वांटिफायर का यूज़ ये भी है, जैसे कि प्रीडिकेट्स हमें ये बताते थे ट्रूथ वैल्यू, इसी तरह से क्वांटिफायर भी हमें ट्रूथ वैल्यूज़ बताते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर। क्वांटिफायर्स की टोटल दो टाइप्स हैं। एक टाइप है यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड सेकंड टाइप है एक्सटेंशियल क्वांटिफायर, ठीक है। तो अब आपने ये समझना है कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर क्या होता है और एक्सटेंशियल क्वांटिफायर कैसे होता है, और आप उसको कैसे पहचान सकते हैं। यानी अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया होगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर है या एक्सटेंशियल क्वांटिफायर, क्योंकि इनको प्रेजेंट करने के तरीके दोनों अलग अलग हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर क्या होता है। पी एक्स फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स इन डोमेन, यानी कि यहाँ पर जो है देखें, यहाँ पर पी एक्स जो है एक स्टेटमेंट है और एक्स जो है इसकी डोमेन है। डोमेन का मतलब ये होता है जो भी चीज़ आप फंक्शन में पुट करते हैं तो वो डोमेन होती है, यानी एक्स की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप एक्स की जगह 2 पुट करते हैं तो हमें P2 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर ऑल वैल्यूज आ रहा है, ठीक है। यूनिवर्सल में आपने ये चीज़ नोट करनी, यहाँ पर ऑल आ रहा है, ठीक है। और इसी तरह से एक्सटेंशियल क्वांटिफायर की बात करें तो यहाँ पर पी एक्स है देयर एग्जिस्ट वैल्यू ऑफ एक्स, तो यहाँ पर यूज होता है देयर एग्जिस्ट। मेन डिफरेंस यहाँ पर ये है इसका, इसमें ऑल यूज होता है और इसमें देयर एग्जिस्ट, यानी इसमें तमाम वैल्यूज होती हैं और इसमें कुछ वैल्यूज इंक्लूड होती हैं। उसके बाद देखते हैं इनके इसको डिनोट कैसे करते हैं। यूनिवर्सल क्वांटिफायर को हम डिनोट करते हैं इस तरह से, ए, यानी उल्टा ए लिखा हुआ है इसको हम पढ़ते हैं फॉर ऑल, और इसको यहाँ पर ई लिखा हुआ है, उल्टा ई लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं डिनोटेड बाय देयर एग्जिस्ट। इस साइन का नाम होता है देयर एग्जिस्ट। तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर को फॉर ऑल से हम शो करते हैं और एक्सटेंशियल क्वांटिफायर को देयर एग्जिस्ट से। अब पहचान कैसी होगी, यानी सेंटेंस अगर आपको दिया होगा तो उसमें कौन से वर्ड्स हो सकते हैं। अगर आपके पास फॉर ऑल, फॉर एवरी, फॉर ईच, इस तरह के कोई वर्ड यूज़ होगा तो आपने ये समझ जाना है देखते ही कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर है। या फिर अगर आपको इस तरह के वर्ड्स मिले, देयर एग्जिस्ट, फॉर सम, देयर इज़ एट लीस्ट, इस तरह के अगर कोई वर्ड नज़र आए आपको स्टेटमेंट में तो ये हमारे पास एक्सटेंशियल क्वांटिफायर होगा। ये आपने नोट डाउन कर लेना और इनको याद रखना है, माइंड में रखना है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपके माइंड में अगर ये चीज़ें होंगी तो आप देखते ही पहचान लेंगे कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर है या एक्सटेंशियल क्वांटिफायर है। यहाँ पर आपको डिफरेंस समझाने के लिए मैंने दोनों में सेम एग्जाम्पल लिए, जस्ट मैंने वर्ड्स का डिफरेंस किया। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है ऑल, और ऑल का वर्ड देखें, आपको मैंने ऊपर बताया था यूनिवर्सल क्वांटिफायर में आता है, तो इसका मतलब ये किसकी एग्जांपल है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर की। ऑल ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल, तमाम इंसान फ़ानी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने बिल्कुल वैसे ही देखना है, यहाँ पर बात किसकी हो रही है, ह्यूमन बींग की हो रही है, जैसे हमने प्रीडिकेट्स में पढ़ा था। तो एक्स हमारे पास ह्यूमन बींग है और यहाँ पर ह्यूमन बींग के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी है वो क्या है, पी एक्स। पी एक्स क्या है, एक्स इज मॉर्टल, कि इंसान जो होता है वो फ़ानी होता है, और एक्स का मतलब क्या है, ह्यूमन बींग, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पर एक्सटेंशियल क्वांटिफायर में देखिए तो सेम इसी तरह से एक्स जो है जिसके बारे में बात की जा रही है वो हमारे पास, जिसको हम कहते हैं सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को एक्स कहते हैं। एक्स हमारे पास है ह्यूमन बींग और उसके बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो फ़ानी है, मॉर्टल है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पी एक्स क्या है, एक्स इज़ मॉर्टल, यानी एक्स का मतलब ह्यूमन बींग जो है वो इंसान जो है वो फ़ानी है। तो अब लिखने का स्टाइल क्या होता है, अगर आपके पास इस तरह के स्टेटमेंट आ जाए ऑल ह्यूमन बींग्स और मॉर्टल, तो ऑल आ गया तो ऑल की वजह से आप इसमें फॉर ऑल का साइन
साइन यूज़ करेंगे, क्योंकि ऑल जो है वो यूनिवर्सल क्वांटिफायर में आता है और यूनिवर्सल क्वांटिफायर को मैंने आपको बताया था हम फॉर ऑल से शो करते हैं। तो इसी वजह से आप यहाँ पर लिखेंगे फॉर ऑल, उसके बाद यहाँ पर जो सब्जेक्ट था यानी जिसके बारे में बात हो रही है वो है एक्स, फिर फॉर ऑल के साथ आप लिखेंगे एक्स, और उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी प्रीडिकेट था वो था पी एक्स, तो आप ये लिखेंगे फॉर ऑल एक्स पी एक्स। तो इस तरह से हम क्वांटिफायर को लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ से बात करते हैं। तो अब यहाँ पर सम यूज़ हो रहा है, तो सम मैंने आपको बताया था, ये देखिए यहाँ पर सम लिखा है ना। सम जो है वो हमारे पास एक्सटेंशियल क्वांटिफायर था और इसको हम देयर एग्जिस्ट से लिखते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे देयर एग्जिस्ट और बात हो रही है एक्स के बारे में जो हमारा सब्जेक्ट है और साथ में आ जाएगा पी एक्स। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको शो करते हैं। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ऑल स्टूडेंट आर सक्सेसफुल। ऑल हमें बता रहा है कि ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, तो आप ज़रूरी नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिखा था कि एक्स क्या है, एक्स इज़ मॉर्टल, तो आप यहाँ से डायरेक्ट लिखेंगे। ऑल है तो फॉर ऑल आ जाएगा और स्टूडेंट्स को हम एक्स से लिखेंगे, और यहाँ पर सक्सेसफुल की बात हो रही है तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से कोई भी यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर पी एक्स था तो आप यहाँ पर कोई भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एस एक्स ले लेती हूँ। ठीक है, ये हमारे पास है, तो इस तरह से इसको लिखेंगे। यहाँ पर है सम स्टूडेंट। अब सम किसको डिनोट कर रहा है कि ये एक्सटेंशियल क्वांटिफायर है, तो यहाँ पर आ जाएगा देयर एग्जिस्ट। स्टूडेंट को मैं लिख देती हूँ एक्स से, ठीक है, और सक्सेसफुल एस एक्स। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, लिख भी दें तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा। वैसे हम इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने आपको एग्जांपल समझाई है वो हमारे पास एक डोमेन में थी, यानी कि हमारे पास यहाँ पर एक स्टूडेंट की बात हो रही थी, यानी एक डोमेन थी हमारे पास। ठीक है, तो अब नेक्स्ट मैं आपको समझाती हूँ जहाँ पर हमें एक से ज़्यादा डोमेन दी गई हो। जैसे अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन है तो उसमें हम काफ़ी सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे, 1 2 3 4 काफ़ी सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो अगर इस तरह से आ जाए तो फिर उसमें यूनिवर्सल क्वांटिफायर का क्या किरदार होगा और एक्सटेंशियल क्वांटिफायर किस तरह से होगा। अगर आपके पास जो है डोमेन में काफ़ी सारे डिजिट्स हों, यानी जैसे यहाँ पर मैंने बताया x1 x2 xn, और यूनिवर्सल क्वांटिफायर हो तो उसमें जो यूज़ होता है वो कंजक्शन का साइन यूज़ होता है। कंजक्शन ट्रूथ वैल्यूज़ में हमने पढ़ा था, ये वाला जो साइन होता है इसको हम एंड भी कहते हैं और ये कंजक्शन भी कहते हैं। ठीक है, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। व्हेन ऑल एलिमेंट्स इन द डोमेन, पहले हमने डोमेन में जस्ट एक एलिमेंट लिया था जो था हमारे पास x। अगर हमारे पास डोमेन में एलिमेंट हो इस तरह से x1 x2 एंड अप टू सो ऑन xn, यानी काफ़ी सारे आपके पास एलिमेंट्स आ जाए डोमेन में, और फिर इस तरह से ज़ाहिर है मैंने अभी आपको बताया लिखते हैं फॉर ऑल x पी एक्स। अब देखिए x की काफ़ी सारी वैल्यूज़ हैं तो हम बारी बारी पुट करेंगे। यहाँ पर पी एक्स में पहले x1 पुट करेंगे, फिर x2 x3 x4, क्योंकि पहले जो हमने किया वहाँ पर जस्ट एक वैल्यू थी तो पी एक्स था, लेकिन अब यहाँ पर हमें सारी वैल्यूज़ बारी बारी पुट करनी होगी तो हमारे पास पी एक्स की काफ़ी सारी वैल्यूज़ बनेंगी, पी एक्स1 पी एक्स2 पी x3, जितनी ज़्यादा x की वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, तो जब हम उनको ज्वाइन करते हैं अगर यूनिवर्सल क्वांटिफायर हो तो हमेशा कंजक्शन के इस वाली अलामत से आपने ज्वाइन करना है और इसको हम एंड का साइन भी कहते हैं। ठीक है, और फिर इसमें ये बात आपने माइंड रखनी है कि कंजक्शन का आंसर ट्रू उस वक्त आएगा जब आपकी सारी वैल्यूज़ के आंसर ट्रू होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए बताया हुआ फॉर ऑल एक्स पी एक्स इज इक्वल टू, फॉर ऑल एक्स पी एक्स जो है अब इक्वल किसकी होगा, पहले तो जस्ट हमने ये फाइंड किया था लेकिन अब एक्स की वैल्यू ज़्यादा है तो ये हमें सारी चीज़ें फाइंड करनी होगी बारी बारी, पी एक्स वन एंड पी एक्स टू एंड पी एक्स एन। ठीक है ना, तो इस तरह से हम इसको फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल से इसको समझा देती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन देखिए, उन्होंने हमें कहा है कि आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ट्रूथ वैल्यू फाइंड करनी है, यानी ये बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, पी एक्स की जो है वो आपको ये वैल्यू दी है और उन्होंने कहा डोमेन में कौन कौन से नंबर है, कौन सी पॉजिटिव इंटीजर्स में आपको पता है नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, जीरो भी होता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा पॉजिटिव इंटीजर, इसका मतलब प्लस वाले नंबर आएंगे 1 2 3 4, और यहाँ पर एक और का लेस देन 4 यानी 4 से नीचे, 4 से छोटे होने चाहिए। तो कौन कौन से नंबर आएंगे यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, डोमेन में लिख देती हूँ कौन कौन से नंबर आएंगे हमारे पास। डोमेन में हमारे पास आएगा 1 2 एंड 3 आएगा जस्ट। ठीक है ना, 4 से छोटे ये 3 डिजिट्स हैं तो ये हमारे पास आएंगे। अब हमने फाइंड करना है फॉर ऑल एक्स पी एक्स। अब पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ जो मैंने ऊपर बताया, यहाँ पर ये फॉर्मूला आपने माइंड में रखना है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा डोमेन आ जाए यानी काफ़ी सारी हो तो फॉर ऑल एक्स पी एक्स उसका फॉर्मूला इस तरह से होता है हमारे पास, इज इक्वल टू, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर तो x1 x2 था ना, यहाँ पर जो डोमेन है वो लिखेंगे पहले p1 और फिर साइन कौन सा आएगा, यूनिवर्सल क्वांटिफायर है तो साइन एंड वाला आएगा, p1 p2
एंड P3। अगर इस तरह से आपके पास और वैल्यूज़ भी होती तो आप लिखते जाते, ठीक है ना। तो अब इनको सॉल्व करते हैं। अब हमें यहाँ से P1 चाहिए, P2 चाहिए, P3 चाहिए और फिर हम यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। तो फाइंड करते हैं बारी बारी P1 की वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है Px, तो x की जगह पर आपने 1 लिख देना है। यहाँ पर x था तो x की जगह 1 लिख दिया। यहाँ पर जो x स्क्वायर है x की जगह क्या लिख देते हैं 1। यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर इज लेस देन 17। अब आपने देखना है ये स्टेटमेंट ट्रू बन रही है फॉल्स। अब यहाँ पर है 1 का स्क्वायर, जब आप लेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें आ रहा है 1 लेस देन 17, कि 1 छोटा होता है 17 से, तो ये ट्रू है। 1 हमेशा 17 से छोटा ही होता है, तो P1 का आंसर ट्रू आ गया। अब बारी आती है P2 की। P2 फाइंड करते हैं बिल्कुल इसी तरह से जो ऊपर क्वेश्चन था, x की जगह पर अब 2 लिखेंगे। यहाँ पर लिखा P2 और ये कॉलन आ गया। उसके बाद x की जगह पर हम लिख देते हैं 2 का स्क्वायर इज़ लेस देन 17। 2 2 सा हमारे पास क्या आ जाएगा 4। 4 इज़ लेस देन 17। अब देखिए 4 जो है वो 17 से छोटा आता है, तो ये भी हमारे पास ट्रू आ गया। अब लास्ट में देखते हैं P3, ठीक है। P3 यानी कि इस क्वेश्चन में x की जगह पर हम 3 पुट करेंगे। यहाँ पर x की जगह आ जाएगा 3 का स्क्वायर इज लेस देन 17। 3 3 सा होता है 9 इज लेस देन 17, तो ये भी हमारे पास क्या आ गया ट्रू आ गया। तो सारी वैल्यूज़ P1 P2 P3 ट्रू आई हैं। और अगर तीनों वैल्यूज़ ट्रू आ जाएँ, P1 P2 P3 तीनों ट्रू आ जाएँ, तो हमारे पास जो फॉर ऑल x Px है वो हमारे पास क्या होगा इज़ ट्रू। ये आप लिखेंगे कि ये ट्रू हो गया। अगर इसमें से एक भी वैल्यू फॉल्स हो जाती तो हम कहते हैं कि ये फॉल्स है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपके पास एक से ज़्यादा डोमेन आ जाए, सिंगल डोमेन वाला तो सिंपल इस तरह से हमने सॉल्व किया था। जस्ट इसका फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि एक ही डोमेन थी x, तो ये हमने लिख दिया था। लेकिन अगर आपके पास एक से ज़्यादा x की वैल्यूज़ आ जाएं तो आपने इस तरह से फॉर्मूला लगाना है फॉर ऑल में, यानी यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन का मैं आपको बता रही हूँ। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सटेंशियल क्वांटिफिकेशन में अगर डोमेन में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ आ जाएं तो उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। एक्सटेंशियल क्वांटिफायर में देखिए अगर हमारे पास डोमेन हो x1 x2 अप टू सो ऑन, जितनी भी हो सकती हैं, और देयर एग्जिस्ट x Px, और हमें ये फाइंड करना है, तो उसको इसमें जो आप साइन यूज़ करेंगे वहाँ पर एंड का यूज़ किया था, यहाँ पर साइन यूज़ करेंगे और का, जिसको हम कहते हैं डिसजंक्शन, ठीक है। फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा और जो है ना बस साइन यहाँ पर चेंज होगा, ठीक है। बिल्कुल जैसे पहले था, वहाँ पर फॉर ऑल था, यहाँ पर देयर एग्जिस्ट जब आएगा तो यहाँ पर साइन और का आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि अगर आपकी एक भी वैल्यू ट्रू आ जाती है तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ ट्रू आएंगी, ठीक है ना। आपका जो टोटल आंसर आएगा वो ट्रू आएगा। अगर आपके पास 2-3 वैल्यूज़ फॉल्स भी आ जाती हैं तो कोई मसला नहीं है, सिर्फ आपने ये देखना है एक वैल्यू ट्रू आनी चाहिए। अगर एक भी ट्रू आ गई तो हमारे पास जो है ओवरऑल आंसर ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। अगर सारी फॉल्स आएंगी तब फॉल्स होगा, अदरवाइज अगर एक भी ट्रू आ जाती है तो हमारा आंसर ट्रू ही होगा। यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं, जैसे सेम है जैसे और का आपने रूल पढ़ा था ना, इसमें वही रूल है। तो अब देखते हैं यहाँ से हमें क्वेश्चन दिया हुआ है Px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज लेस देन 4, और डोमेन में आपको वही दिया हुआ है लेस देन 4, आपने पॉजिटिव डिजिट लिखना है। तो डी से मैंने डोमेन को शो किया, डोमेन में आपने लेना है 1 2 3, ठीक है। और अब हमने फाइंड क्या करना है, देयर एग्जिस्ट x Px, ठीक है। तो इसके लिए अब फॉर्मूला लिखते हैं हम। तो फॉर्मूला हमारे पास जो वैल्यूज़ है हमने पहले फाइंड करना है P1, फिर फाइंड करना है P2 और फिर फाइंड हमने करना है P3। अब यहाँ पर जो है देयर एग्जिस्ट यूज़ हो रहा है तो साइन जो है वो और का आ जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से फाइंड करते हैं। हमारे पर देखिए हमारे पास है Px x स्क्वायर इज़ लेस देन 4, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर बारी बारी हम P1 फाइंड करते हैं। तो x की जगह पर पहले आप लिख दे 1, ठीक है। यहाँ पर भी x की जगह लिख दे 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर इज़ लेस देन 4, तो यहाँ पर आ गया 1 इज़ लेस देन 4, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है ट्रू है। 1 जो है वो लेस ही होता है 4 से। अब बारी आती है P2 की, यहाँ पर x की जगह पर आप 2 पुट कर देंगे। x की जगह आ जाएगा 2 का स्क्वायर इज़ लेस देन 4, 2 2 हो जाएगा 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 4 जो है वो कभी भी 4 से लेस नहीं हो सकता, 4 जो है वो 4 के बराबर होता है, तो ये चीज़ यहाँ पर फॉल्स है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है 3, ठीक है। तो अब यहाँ पर x की जगह पर हम लेंगे 3P3 और x की जगह पर भी लिखते हैं 3 का स्क्वायर और बाकी एज इट इज़ आ जाएगा लेस देन 4। 3 3 हो जाता है 9, 9 इज़ लेस देन 4। 9 जो है वो कभी भी छोटा नहीं होता, 4 से 9 बड़ा होता है, तो ये भी हमारे पास फॉल्स आ गया। अब देखिए हम वैल्यू फाइंड कर रहे थे, इसकी वैल्यू फाइंड कर रहे थे ना,
तो यहाँ पर हम लिखते हैं देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स। अब हमने ये बताना था कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो अब देखिए यहाँ पर दो वैल्यूज़ फॉल्स आ गए लेकिन एक वैल्यू ट्रू है। अगर एक भी वैल्यू ट्रू हो तो हम इसमें ट्रू ही लिखते हैं, क्योंकि और यूज़ हो रहा है। और का रूल आपको पता होगा, ट्रूथ टेबल में मैंने डिटेल से बताया था। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास इसका आंसर ट्रू आएगा। अगर ये तीनों फॉल्स होते ना तब फॉल्स आता, एक भी अगर ट्रू है तो हमारा आंसर क्या है, ट्रू आएगा। तो इस तरह से अगर आपको एक डोमेन दी हो तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको एक से ज़्यादा डोमेन दी हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके यूनिवर्सल क्वांटिफायर और एक्सटेंशियल क्वांटिफायर को फाइंड कर सकते हैं। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।